तैयार हो जाइए एक और एक्शन पैक दिन के लिए, जहां लगातार 6 दिनों की मजबूती के बाद क्या बाजार 7वें दिन अपनी बढ़त बरकरार रख पाएगा, एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले कैसा रहेगा एक्शन और मजबूत शुरुआत के बाद कैसे रहेंगे बाजार, किन लेवल्स पर रखें नजर और कहां होंगे आपके ट्रेड। ये है शेयर बाजार लाइव में आज का हमारा फोकस। स्वागत है आप सबका, नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। मिडवीक ट्रेडिंग सेशन है अनिल जी, और कल शाम से अब तक कई सारे डेवलपमेंट्स भी हुए हैं। तो शुरुआत करके सबसे पहले तो बताइए आज के बड़े ट्रिगर्स क्या दिख रहे हैं। जी दीप, और बड़े ट्रिगर्स में अमेरिका से बड़े ट्रिगर्स आते हुए दिखे और अचानक से आते दिखे हैं। राहत पैकेज नहीं आने की आशंका से अमेरिकी बाजार ऊपरी स्तरों से जोर से फिसले। डाउ 450 अंक लुढ़क कर नीचे बंद हुआ। नैस्डैक और S&P में भी 1.5% तक का नुकसान रहा। लेकिन भारतीय बाजारों के लिए आज बड़ा दिन है, भले ही बाजार बंद होने के बाद, लेकिन आएंगे TCS के नतीजे और साथ ही बायबैक की प्राइस पर सबकी नजर है कि किन लेवल्स पर, किस भाव पर बायबैक TCS कर सकता है। उसी के साथ नई MPC के सदस्यों के साथ RBI की आज से MPC की 3 दिनों की बैठक शुरू हो रही है और शुक्रवार को क्रेडिट पॉलिसी आएगी। इस बार क्रेडिट पॉलिसी सुबह 10 बजे आने का समय है, तो आपको मार्केट की शुरुआत में ही क्रेडिट पॉलिसी शुक्रवार को देखने को मिलेगी और 3 दिनों की MPC की बैठक भी शुरू होती दिख रही है। तो देखते हैं ब्याज दरों पर क्या फैसला लेता है RBI और आज और क्रेडिट पॉलिसी में आगे किस तरह के संकेत मिलते हैं, ये आपको शुक्रवार को समझ में आएंगे। लेकिन शुरुआत उस एक्शन की आज ही से RBI हेडक्वार्टर्स में होती हुई। बिल्कुल अनिल जी, तो इतने सारे ट्रिगर्स हैं। सबसे बड़े जो ट्रिगर आया उस पर ही बात करते हैं सर। ये स्टिमुलस पैकेज, उसकी आशा में हम देख रहे थे अमेरिकी बाजार, बाकी बाजारों में भी तेजी बनी हुई थी। ट्रम्प साहब अब कह रहे हैं कि चुनाव के बाद ही होगा जो होगा। कितना असर देखना चाहिए सर इसका, क्योंकि आज सुबह की सुस्ती के बाद बाजार तो रिकवर होते हुए दिख रहे हैं। दीप, मेरा वही स्टैंड कायम है जो पहले था। आपको याद है मैं यही कह रहा था कि जब तक स्टिमुलस पैकेज ना आए तब तक बाजार मजबूत रहेंगे, और ऐसे में अगर स्टिमुलस पैकेज आने के बाद हो सकता है बड़ी खरीदारी आपको ना होती दिखे या मुनाफा वसूली होती दिखे, लेकिन जब तक स्टिमुलस पैकेज या यूं कहें कि राहत पैकेज जब तक नहीं आ रहा है तब तक उम्मीदें बरकरार है। कल क्या हुआ अमेरिका में? फर्स्ट क्लास बढ़िया एकदम मजबूती के साथ शानदार ट्रेड चल रहा था। अचानक से ट्रम्प साहब ने कहा भाई मैं अब चुनाव के बाद करूंगा जो करूंगा, अभी कुछ नहीं करूंगा, अब मुझे करना ही नहीं, बात ही नहीं करनी। ये क्या है? दो चीज हो सकती है, या तो उनका फ्रस्ट्रेशन, अरे भाई कितना तुम्हें मनाऊं, विपक्षी दल वो उनके मानने को तैयार नहीं, समझने को तैयार नहीं, और बार बार वो कह रहे हैं कि इस तरह का पैकेज चाहिए, उस तरह का पैकेज चाहिए, और वो तैयार नहीं हो रहे। तो एक तो वो फ्रस्ट्रेशन है कि मैं कितनी बार तुम्हें मनाऊंगा, कितनी बार हाथ जोड़ूंगा कि भाई पैकेज दे दो, पैकेज दे दो, इकोनॉमी की जरूरत, इकोनॉमी को बड़ी जरूरत है। और दूसरा जो कॉमन सेंस है कि चुनावों के पहले की चाल, और ट्रम्प साहब ऐसी चाल खेलने में माहिर हैं कि भाई देखिए ये लोग हैं जो मुझे पैकेज लाने नहीं दे रहे हैं, ये लोग जो हैं जो अमेरिका के हित में नहीं है, और इन लोगों को आप वोट मत दीजिए। और मैं अपनी बुद्धि से ये समझता हूं कि दूसरा वाला मामला ज्यादा सही है। देखो, हर पॉलिटिशियन का एकमात्र उद्देश्य, सबसे पहला, एकमात्र तो नहीं कहूंगा, सबसे बड़ा उद्देश्य ये होता है कि मैं अगला चुनाव कैसे जीतूं, है ना। वो इसी के लिए पूरा चुनाव जीतने के बाद पूरा काम वही करता है कि मेरा अगला चुनाव जीतने के लिए मुझे क्या करना है। तो ट्रम्प साहब ने भी अगर अगला चुनाव जीतने के लिए पासा फेंका हो तो कोई बड़ी बात तो है नहीं कि भाई मुझे चुनाव जीतना है, तो मुझे अमेरिका के लोगों को कैसे बोलूं कि भाई देखिए ये लोग है ना अमेरिका में पैकेज लाने नहीं दे रहे, ये लोग मुझे आपको पैसा नहीं देने दे रहे हैं, ये लोग मुझे इकोनॉमी को रिवाइव नहीं करने दे रहे हैं, आप मुझे वोट दीजिए, मैं जैसे ही वापस पावर में आऊंगा पैकेज ले आऊंगा। पहली चीज तो ये, इसलिए मुझे ज्यादा चिंता है नहीं। पैकेज आने के बाद मुझे डर है कि कहीं प्रॉफिट बुकिंग ना आ जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, कौन सी बड़ी बात है कि ट्रम्प साहब ने आज बोल दिया कि पैकेज नहीं लाऊंगा और कल नहीं लाएंगे। चुनाव के पहले भी तो ला सकते हैं, और अब ले भी आए तो कहेंगे मेरी जीत है, देखिए मैंने दबाव बनाया, ये लोग तैयार हुए, हम पैकेज ले आए। तो दीप है ना, ये इसमें राजनीति ज्यादा है, अर्थशास्त्र कम है ना। इकोनॉमी से और इनसे कम लेना देना है, जो मेरा कॉमन सेंस कहता है। इसलिए मुझे ये लगता है कि बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। अब ट्रम्प साहब है ना सारी चीज़ें वो कर रहे हैं जो चुनाव जीतने के लिए, कोरोना भी हो गया, सिंपैथी भी आ जाए थोड़ी, कोरोना के बाद 2 दिन से हॉस्पिटल से बाहर भी आ जाएं, वापस काम में भी लग जाएं, पैकेज हो नहीं हो, ये सब चीज़ें चलेगी। देखिए सारे पॉलिटिशियन, सारे राजनेता दुनिया भर में एक जैसे होते हैं, और हर देशों की जनता एक जैसी होती है, 19-20। ऐसा नहीं कि अमेरिका में, तो अमेरिका में सारी जनता बिल्कुल एकदम मतलब बहुत ही समझदार है, भावनाएं सबकी एक जैसी होती है, इमोशन सबके एक जैसे होते हैं। वोट डालते वक्त है ना इमोशन पे ही वोट डाले जाते हैं, ये बहुत साफ है। और इस वक्त है ना चुनाव से पहले
पूरी तरह से ट्रम्प साहब है ना इमोशनल, अत्याचार नहीं कहूँगा, इमोशनली अपनी प्रजा को अपने साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हो रहा है और होने दीजिए। तो इसे राजनीति के तौर पर देखिए, अर्थशास्त्र के तौर पर नहीं। इसलिए मैं ज़्यादा चिंतित नहीं हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं होगा तो चुनाव के बाद होगा, हो जाएगा, और नहीं होगा तो तब की तब देखी जाएगी। हाँ, इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद बात बदल सकती है, लेकिन इलेक्शन के रिजल्ट तक देखते हैं क्या कुछ होता है। तो मुझे नहीं लगता कि बाजार इस पर जरूरत से ज्यादा रिएक्शन देगा, लेकिन चूंकि ट्रम्प साहब ने कहा कि अब मैं इलेक्शन के बाद ही करूंगा, तो एक नीजर रिएक्शन तो आना बनता है। और वो आपने कल देर शाम अमेरिकी बाजारों में देख लिया कि तुरंत एकदम धड़ाम से गिरे। उतनी प्रॉफिट बुकिंग तो इस बाजार में बढ़ती है। और इसीलिए दीप में आपको है ना याद हो, कल और परसों दोनों दिन एक ही चीज कह रहा था कि वोलेटिलिटी बढ़ने की तैयारी में है, वोलेटिलिटी बढ़ने की तैयारी में। अक्टूबर का महीना आपको ट्रेड करने में बड़ी मुश्किल आएगी, वोलेटिलिटी रहेगी। और वो ये वोलेटिलिटी कब किस कारण से होगी आपको पता ही नहीं चलेगा। कल पूरे दिन भर आराम से इतना बढ़िया अमेरिका में ट्रेड चल रहा है जैसे कोई समस्या ही नहीं, एकदम स्मूथ राइड है। वहां पे जैसे गाड़ी चलती है ना, मीलों तक चलती रहती है, स्ट्रेट रोड होती है, क्रूज कंट्रोल पे डाल दो आप एक ही स्पीड से आराम से, उसके बाद आप कोल्ड ड्रिंक पीते रहो, कोई भी आराम से गप लगाते रहो, आपको कुछ नहीं करना, अपनी लेन में चलते जाना है। एग्जैक्टली वैसा मार्केट है, बिल्कुल आराम से फर्स्ट क्लास चल रहा है। लेकिन अचानक से आपको पता चलता है अरे ये स्पीड ब्रेकर कहां से आ गया। वो स्पीड ब्रेकर कल ट्रम्प साहब ने लगाया, वहां पर रुके, फिर चल पड़ेंगे, कोई टेंशन नहीं। तो मुझे ज्यादा चिंता नहीं है दीप। बिल्कुल, फिर चल पड़ेंगे, कोई चिंता नहीं है। तो फिर सर समझना चाहिए कि इसका हमारे बाजारों पर भी कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अभी भी देखिए सर एसजीएक्स निफ्टी 11,700 के करीब है, कल शानदार तेजी का एक्शन रहा। तो ये जो हमारे बाजारों का मोमेंटम है, ये किस तरह के आपको संकेत दे रहा है? जो कल का एक्शन था वहां से आपके की टेक अवेज क्या रहे? दीप, ये बड़ी समस्या वाली बात है। पिछले हफ्ते, पिछले गुरुवार से हम कुछ सीखे ही नहीं। अच्छा, पिछले गुरुवार से नहीं सीखे, उसके पिछले वाले गुरुवार से भी नहीं सीखे। जब सितंबर महीने की मंथली एक्सपायरी थी, बाजार ओवरबॉट थे, और उस ओवरबॉट बाजार में आपने 11,000 का लेवल टूटते हुए देखा। और टूटा तो ऐसा टूटा जैसे कि मतलब है ना 10,000 आ जाएगा, 10,200 आ जाएगा, 10,500 आ जाएगा, उस तरह का माहौल बन गया कि एकदम 11,000 तोड़ा, रुक ही नहीं रहा, 10,800 पर जाकर बंद हुई। उसके बाद वाला अगला गुरुवार ऐसे घूमा बाजार के जैसे पिछले हफ्ते कुछ हुआ ही नहीं। उस गुरुवार को जो सितंबर का आखिरी वाला था, ओवरबॉट पोजीशन थी, लॉन्ग पोजीशन। ये मैं पहले भी दोहरा चुका हूं, लेकिन फिर एक बार कभी कभी कुछ चीजों को है ना बार बार कह लेने में कोई हर्ज नहीं, उससे क्या हम सीख जाते हैं। स्कूल में मैं टीचर इसीलिए थोड़ी लिखवाते थे ना कि 100 बार लिखो इसको, एक ही शब्द को 50 बार 100 बार लिखो ताकि याद हो जाए। तो ये हमें पिछले 2-3 हफ्तों से कुछ लर्निंग मिली है, कुछ सीखे हैं, वो याद हो जाए। तो सीखे क्या है, उस गुरुवार को आप एक्सेस लॉन्ग पोजीशन पे बैठे। जब एक्सेस लॉन्ग पोजीशन यानी जरूरत से ज्यादा तेजी की पोजीशन बन गई बाजार में, तो किस तरह से हल्के से झटके में बाजार ऐसे जोर से गिरते हैं। उसके अगले गुरुवार में यानी कि पिछले गुरुवार में एकदम विपरीत, एक्सेस शॉर्ट्स, जम के शॉर्ट। मतलब सीरीज के पहले दिन आप इतनी कम पोजीशन के साथ एफआईज गए 44% लॉन्ग। अब आप देखिए आगे 65% 66% पे, तो एफआईज भी न सिर्फ ट्रेडर्स बल्कि इनफैक्ट एफआईज। तो हुआ क्या, पिछले गुरुवार को आप खींच के ऊपर आए, ठीक है। तो अब आपने 2 गुरुवार ऐसे देख लिए, पहला जरूरत से ज्यादा तेजी की पोजीशन जिसकी वजह से बाजार गिरे, दूसरा गुरुवार जरूरत से ज्यादा मंदी की पोजीशन, बाजार शॉर्ट कवरिंग से भाग गए। अब दोनों गुरुवार से एक चीज तो बाजार में और बाजार के लोगों को समझ में आनी चाहिए ना कि भाई एक्सेस किसी भी तरफ खराब है। नहीं आ रही है समझ, क्यों? अब मैं आपको आज डेटा बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा। ठीक पिछले गुरुवार की तरह आज भी, इस बुधवार को भी वही सिचुएशन है, एक्सेस शॉर्ट्स, जरूरत से ज्यादा शॉर्ट्स। और ये एसजीएक्स निफ्टी जो आपको 25 पॉइंट ऊपर दिख रहा है, ये इसी वजह से दिख रहा है। शॉर्ट्स हैं, ये कटने को तैयार हैं, तैयार नहीं है इसलिए कटेंगे, काट लेते तो ठीक है। तो ये शॉर्ट कवरिंग ही बाजार को सहारा दे रही है, और ये शॉर्ट कवरिंग बाजार को गिरने नहीं देगी। तो आप बिल्कुल भी इस गलतफहमी में ना रहे कि हम अमेरिकी बाजारों से डीकपल हो गए हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता है ट्रम्प साहब क्या कह रहे हैं अमेरिका के। नहीं पड़ता है, पड़ेगा, लेकिन आज नहीं, क्योंकि आज हमारे बाजार हमारे डिमांड सप्लाई पे चलेंगे, और हमारी डिमांड सप्लाई में सप्लाई जरूरत से ज्यादा, शॉर्ट जरूरत से ज्यादा बन गए। अब ये शॉर्ट कवरिंग आपको नीचे के लेवल पर हर 25-50 पॉइंट निफ्टी आया सपोर्ट देगी, शॉर्ट कवरिंग आएगी, फ्रेश खरीदारी आएगी, और इसलिए बाजार और ऊपर जाने को तैयार है। 31 अगस्त
31 अगस्त को आपने बनाया था हाई 11,794 का, और 28 अगस्त को आपकी थी अब तक की हाईएस्ट क्लोजिंग निफ्टी पर 11,647। हाईएस्ट क्लोजिंग से मेरा मतलब है दीप 23 और 24 मार्च से मैं कंपेयर कर रहा हूं, जब आपने 7,610 की लोएस्ट क्लोजिंग देखी थी। 7,610 की लोएस्ट क्लोजिंग 24 मार्च से लेकर अब तक आपने हाईएस्ट क्लोजिंग जो बनाई है वो क्लोजिंग बनाई है 11,647 की 28 अगस्त को। आप उस क्लोजिंग से ऊपर कल बंद हुए हैं, ये एक फैक्ट है जो याद रखने की बहुत जरूरी है। आपने अब तक की मार्च के बाद की 23 मार्च के बाद की हाईएस्ट क्लोजिंग कल देखी है, ये बाजार की मजबूती दिखाता है। और इंट्राडे हाईएस्ट लेवल क्या था 31 अगस्त को 11,794, तो कम से कम उसके आसपास का लेवल तो बनता है। तो मेरे हिसाब से 11,750, 75, 11,800 यहां तक तो हमें जाना ही जाना है, फिर वहां से देखेंगे कि क्या करना है। तो आज कल में 11,800 के दर्शन होने की पूरी संभावना है। ये डेटा हो गया पहला। अब आइए बैंक निफ्टी। लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी दीप वो लेवल से बहुत दूर है जो आपने 31 अगस्त को देखे थे। 31 अगस्त को आपने हाई बनाया 25,232, वहां से लगभग 8-10% बैंक निफ्टी अब भी ऊपर है। निफ्टी वापस उस लेवल पर पहुंच गया, लेकिन बैंक निफ्टी और 24,523 का आपने बनाया था हाई क्लोजिंग बेसिस पे, वहां से अभी भी आप 1,500-1,700 पॉइंट नीचे है। तो बैंक निफ्टी की अंडर परफॉर्मेंस इससे समझ में आती है, और थोड़ा टाइम और रहेगी। हमें फर्क नहीं पड़ता निफ्टी चले बैंक निफ्टी चले, चलना चाहिए कुछ ना कुछ। और ब्रॉडर पार्टिसिपेशन के साथ अगर दूसरे शेयर चल रहे तो फिर कहना ही क्या दिक्कत है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि ओवरऑल बाजार का जो ट्रेंड है वो 7वें दिन आज मजबूती के साथ आपको इसीलिए दिख रहा है। आज और कल 2 दिनों तक, परसों से फिर सोचेंगे क्या करना है। और परसों के दिन के लिए मैं कोई कॉल लेना भी इसलिए नहीं चाहता कि बहुत सारी चीजें हैं, क्रेडिट पॉलिसी भी है, ये सारी चीजें। तो आज और कल तब तक बाजार गर्म रहेगा और बाय ऑन डिप्स की रणनीति के साथ चलना चाहिए। जहां भी गिरावट मिले, निफ्टी ऊपर से 75-100 पॉइंट 50 पॉइंट नीचे आए, वहां पर अच्छा लेवल देख के आपको खरीदना है। तो ये शॉर्ट कवरिंग है जो बाजार को गिरने नहीं देगी, और कितनी है किन लेवल्स पर और होगी बस थोड़ी देर में आपको डेटा में बता दूंगा। बिल्कुल अनिल जी, और उस डेटा पर चर्चा करेंगे सर। फंड फ्लो को लेकर भी कुछ एक्शन हुआ उसके बारे में भी जानेंगे। पर बाजार की बात करें उसमें सर वेदांता को तो अब इग्नोर नहीं किया जा सकता। और बधाई सर, आपकी जो वेदांता की पाठशाला रही डीलिस्टिंग को लेकर वो तो सुपर हिट रही। कल भी बहुत सारे रिस्पॉन्स आए शो को लेकर, अभी भी लोग कोशिश कर रहे हैं। अब तक का अपडेट सर, सिर्फ 5% लोगों ने बिड्स डाली हैं, तो आपकी एडवाइस भी लोग ले रहे हैं कि वेट कर रहे हैं थोड़ा बिड्स डालने से पहले। किस तरह से वेदांता की डीलिस्टिंग की प्रोग्रेस को देखना चाहिए? आज तीसरा दिन है। दीप, मुझे इस बारे में कोई गलत फहमी नहीं कि लोग मेरे नहीं बोलने की वजह से नहीं डाल रहे बिड। देखिए, सबका अपना अपना डिसीजन है, और स्पेशली 35% जब बड़े इन्वेस्टर्स हों, एफआईज हो, फंड्स हों, वो मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। और मैं बिड नहीं डालने के पक्ष में नहीं हूँ। मैं ये नहीं कर, देखिए मैं एक बार फिर से वो चीज़ दोहराना चाहता हूँ कि डीलिस्टिंग होना शायद सबके पक्ष में है। रिटेल इन्वेस्टर्स के पक्ष में भी हैं, फंड्स के पक्ष में भी है, प्रमोटर्स के लिए भी शायद ठीक होगा तभी वो कर रहे हैं, और बॉन्ड होल्डर्स के लिए भी जिन लोगों ने डेट दे रखा है वेदांता ग्रुप को 1.25 लाख करोड़ का। लेकिन डीलिस्टिंग होना सबके पक्ष में है। अब दिक्कत डीलिस्टिंग की नहीं है, दिक्कत प्राइसिंग की है। किस प्राइस पर डीलिस्ट होनी चाहिए, ये सबका अलग अलग व्यू हो सकता है। तो मैं डीलिस्टिंग नहीं होने के पक्ष में नहीं हूं, मैं डीलिस्टिंग होने के पक्ष में हूं, लेकिन प्राइस वो होनी चाहिए जो छोटे शेयर धारकों के हित में हो। तो ये प्राइस अब क्या 150 ही है, 175 है, 200 है, 250 है, ये अलग अलग अंदाजा लगाने वाली बात है। सबका अपना अलग अलग अंदाजा है। देखिए, एक सिंपल चीज मैं बताऊं दीप, इससे बढ़िया क्या हो सकता था? जिस दिन ओपन ऑफर, जिस दिन बायबैक का ऐलान किया, फ्लोर प्राइस 87 रुपए 40 पैसे। मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देता हूं, ठीक है? आज वेदांता का मैनेजमेंट 140-150 रुपए में डिलिस्ट करने को तैयार है। आपको, हमको, सबको पता है, करेक्ट? और इसलिए भाव 135-140 की रेंज में चल रहा है। सबको मालूम है कि 150 के आसपास, तो ये 10 रुपए 12 रुपए की हल्की सी जो मार्केट रिस्क है उसको लेकर बाजार, अगर यही बाजार ये मानता कि 175 पर डीलिस्ट होगा तो भाव 155-160 स्क्रीन पर होता। 200 रुपए डीलिस्ट मानकर चलता बाजार भाव, तो आपको 180-185 स्क्रीन पर दिखता। तो स्क्रीन का भाव सही होता है जब तक कि आपको कोई एक्चुअल खबर ना जाए। तो स्क्रीन का भाव ये दिखा रहा है कि स्क्रीन बाजार ये मान के चल रहा है 150-155 पर डीलिस्टिंग होगी। और इसका मतलब ये कि मैनेजमेंट भी मेंटली प्रिपेयर्ड, और हम सबको पता है, हमने कैलकुलेशन करके देख लिया, 150 रुपए की उनकी तैयारी है। अब फर्ज करें पीछे जाइए आप 3 महीने 4 महीने पीछे,
और जिस दिन वेदांता के मैनेजमेंट ने ये ऐलान किया 87 रुपये 40 पैसे की फ्लोर प्राइस है हमारा डीलिस्टिंग ऑफर, करेक्ट। फ्लोर प्राइस सेबी के फॉर्मूला से निकल के आती है, आप में कोई भी निकाल सकता है कि सेबी का एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला के हिसाब से जो भाव निकल कर आता है, शायद पिछले 6 महीने की एवरेज क्लोजिंग प्राइस का कोई फॉर्मूला है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, उसके बेसिस पे ये फॉर्मूले से ये भाव निकल कर आया, हम इस पर ऑफर दे रहे हैं। जरा सोचिए, अगर वेदांता का मैनेजमेंट उसी दिन ये कहता कि हम डीलिस्ट करवाना चाहते हैं और हमारा डीलिस्टिंग प्राइस 140 रुपए है, 130 रुपए है, 150 रुपए है, तो क्या इज्जत बनती है सोचिए, जबरदस्त। लोग कहते अरे यार ये हुई ना बात, 85 रुपए भाव चलता है शेयर का, 90 रुपए भाव चलता है, मैनेजमेंट कह रहा है 140 150 में मैं डीलिस्ट करने को तैयार हूं। हो सकता है तब भी आपको शेयर नहीं मिलते, तब भी लोग कहते हैं कि नहीं 140 150 तो मैनेजमेंट अपना भाव लगा रहा है, हम क्यों दें। वो संभावना तब भी थी, वो संभावना अब भी है। आप 10-15 रुपए का कुशन रख लेते हैं कि चलिए 130 दे देते प्राइस उस वक्त, और फिर ठीक है मैं और रिवाइज करके 20 रुपए और दे रहा हूं, तो लोग आप सोचिए कितना खुश होते और सोचते कि यार वाकई में मैनेजमेंट का इरादा बहुत अच्छी डीलिस्टिंग कराने का है। आप वही प्राइस दे रहे हैं, वही प्राइस देना चाहते हैं, लेकिन वाहवाही नहीं ले रहे। तो अब ठीक है, अब 5% के आसपास आया है। आमतौर पर देखिए डीलिस्टिंग को इस तरह से देखना भी नहीं चाहिए कि कितना डेली बेसिस पर उसमें लोगों ने डाला है। अल्टीमेटली ज़्यादातर लोग डीलिस्टिंग पर जो डालते हैं बिट्स, वो लास्ट डे पर ही डालते हैं, स्पेशली फंड्स, क्योंकि फंड्स हमेशा अपने हाथ में शेयर रखना चाहते हैं। क्या पता मार्केट में बढ़ जाए घट जाए तो हमारे हाथ में, हमने एक बार डीलिस्टिंग में दे दिया तो बेच पाए ना बेच पाए। तो मेरा ये समझना है कि 5% डीलिस्टिंग में जो शेयर आए उससे एक डिसीजन लेना या उससे एक अंदाजा लगाना गलत काम होगा। लेकिन ये जरूर है कि ये डीलिस्टिंग मेरे ख्याल से अब तक की सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो नहीं कहूँ, तब भी मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग डीलिस्टिंग होगी, अगर होगी तो भी और अगर नहीं होगी तो भी। तो टॉक ऑफ द टाउन है, वेदांता हमेशा था, है और रहेगा। डीलिस्ट हो जाए तब भी रहेगा, डीलिस्ट ना हो तब भी रहेगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जहाँ तक रिटेल इन्वेस्टर्स का सवाल है, आप लोगों ने कल शो देखा होगा, सुबह भी देखा होगा, दोपहर में भी शाम को भी देखा होगा। नहीं देखा होगा तो मैं कोशिश करूंगा, अगर आप एक बार फिर से देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे ट्वीट कर दें। मैं एक बार फिर से कोशिश करूंगा उसको आपको डीलिस्टिंग के पहले दिखाने की। लेकिन मेरा पॉइंट सिंपल है, जब हमने रिटेल इन्वेस्टर को कहा कि आपके हाथ में 3 इक्के हैं, अगर आपके पास 3 इक्के हों और उसके बावजूद आप बाजी हार जाएं तो फिर आपको उस गेम में रहना नहीं चाहिए। मैं बहुत साफ कह रहा हूं, अगर आपके हाथ में 3 इक्के हों और फिर भी आपको अगर खेलना ना आता हो तब तो फिर मतलब ही नहीं है, फिर तो आप खेल के लायक ही नहीं है। तो आपके हाथ में 3 इक्के हमने जब दे दिए कि आप चिंता मत कीजिए, आपको 1 साल का टाइम है, आराम से दीजिएगा, आप चिंता मत कीजिए, हो सकता है आपको बड़ा डिविडेंड भी मिल जाए, चिंता मत कीजिए। अगर डीलिस्टिंग ऑफर गलती से फेल हो जाए तो आपके हाथ में शेयर, आप तुरंत मार्केट में बेच सकते हैं। इससे ज़्यादा मैं क्या बता सकता हूँ। और जो दीप आप करेंगे जो शो बहुत अच्छा हुआ है, बहुत बढ़िया हुआ है ये सब, तो मैं आपको भी और हमारे दर्शकों भी कहना चाहता हूँ कि इस शो पर हमारी पूरी टीम ने पिछले 7 दिनों से जितनी मेहनत की है, और सबसे बढ़िया बात है मेहनत करने में 2 चीज़ें हैं। एक, हमें खुद को बहुत सीखने समझने को मिला, जितना अंदर घुसते हैं, जितनी चीज़ें देखने की समझने की कोशिश करते हैं उतनी नॉलेज बढ़ती है। और दूसरी चीज़ ये कि जब अगर कोई चीज़ आपके काम आती है और आपको लगता है कि हमने कोई क्वालिटी कंटेंट दिया, एक 45 मिनट का शो था, वो 45 मिनट के क्वालिटी कंटेंट देने के लिए आप सोचिए 7-7 8-8 दिन हम 4-4 5-5 लोगों के लगे हैं। तो उससे समझ सकते हैं कि काफ़ी मेहनत लगी। और अगर ये आपको शो पसंद आया है तो मैं वाकई में दिल से आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि चलिए हमारी मेहनत सफल हुई। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो वेदांता टॉक ऑफ द टाउन है, डीलिस्टिंग की पाठशाला आपने हम सबको बताई कि किस तरह से इसका प्रोसेस चलेगा। अभी भी थोड़े दिन बाकी हैं, देखते हैं यहाँ पर और क्या अपडेट्स आएंगे। पर सर, आज की इनिंग्स की शुरुआत करते हैं। बताइए आज का सेटअप अब कैसे दिख रहा है, जिस तरह से ग्लोबल संकेत हैं, बाकी जो क्यूज हैं, क्या बता रहे हैं ट्रेड के लिए? संकेत देखिए, ग्लोबल संकेत न्यूट्रल साइड पर रख लीजिए। FIs पॉजिटिव हैं, घरेलू फंड नेगेटिव हैं, वायदा कारोबार के न्यूट्रल रखे हैं मैंने, सेंटिमेंट पॉजिटिव, ट्रेंड पॉजिटिव। 11,500 11,575 आज का सपोर्ट जोन, 11,775 11,800 ऊपर की प्रॉफिट बुकिंग रेंज। बैंक निफ्टी 22,250 22,550 मजबूत सपोर्ट जोन, 23,075 23,200 ये है ऊपरी रेंज। इसके पार निकले तो 23,450 23,525 ये है आपके लिए ऊपरी रेंज, जहां पर फुल स्टॉप, प्रॉफिट बुकिंग, एग्जिट, शॉर्ट, सब कुछ 23,450 23,525। निफ्टी 11,650 11,700 स्मॉल डे रेंज,
11,625, 11,750 मीडियम रेंज, 11,575 से 11,780। 11,575 मेरे हिसाब से टूटना नहीं चाहिए। अगर किसी वजह से टूटा 11,575, 11,565 के आसपास, तो फिर 11,500 रॉक बॉटम सपोर्ट है, कोई टेंशन की बात है नहीं। बैंक निफ्टी 22,650, 22,950 आज की रेंज, 22,550, 23,075 मीडियम रेंज, और 23,375 से 22,375 से 23,450 ऊपरी रेंज। दीप ऐसा वो आज एक फील आ रहा है, अगर थोड़े यूएस फ्यूचर वगैरह ठीक ठाक हो गए और थोड़ा मूड माहौल ठीक हो गया तो बैंक निफ्टी पर एक बड़ा ट्रेड मिलने की संभावनाएं बन रही है। ये फील आ रहा है। ये फील अभी 8 बजे आ रहा है, देखते हैं 9:15 बजे के बाद क्या होता है, लेकिन एक फील आ रहा है जैसा कल मिला ना ट्रेड एकदम से, कि किस तरह से 250 पॉइंट बैंक निफ्टी भाग गया। और क्या सही वक्त पे आपने सवाल पूछा, जो अपनी 2:30 बजे वाली स्ट्रेटेजी का था, एकदम सही वक्त पर आपका सवाल आया, सही वक्त पर डेटा मिला और मूवमेंट आया, तो वो 250 पॉइंट ऐसे देखते देखते चुटकियों में बन गए। अब फिर आज वो फीलिंग है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है दीप मेरे में, कि एक ऐसा ट्रेड बन सकता है। देखते हैं क्या होता है। अनिल जी, आपकी बैंक निफ्टी कॉल का तो सर हमेशा इंतजार रहता है, और स्पेशली जब आप डेटा के दम पर ये ट्रेंड पकड़ते हैं तो बहुत मजा आता है। तो आज भी इंतजार करिए, एक और सुपरहिट बैंक निफ्टी कॉल आने की तैयारी में है। पर सर तब तक जो बाकी के संकेत हैं वो क्या बता रहे हैं? जिस तरह से एफआईज की पोजीशनिंग है, पीसीआर है, वहां से क्या समझना चाहिए? जी देखिए, एफआईज के नेट लॉन्ग 64% है, 2% घटे, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। पुट कॉल रेशियो ये थोड़ा ज्यादा है, 1.57 मेरे लिए ज्यादा है। 1.57 में क्या होता है, फिर और तेजी होती तो आप 1.75, 1.80 पर पहुंचते हैं, और वहां पे मुझसे खरीदा नहीं जाता। मैं कहूंगा कि भाई रुकिए, प्रॉफिट बुक करिए, क्योंकि 1.75, 1.80 पर खरीदारी का कॉल देना बड़ा मुश्किल काम है, तो आपको वहां पर रुकना पड़ेगा। तो थोड़ा सा पुट कॉल रेशियो, अच्छा एक दिन में पुट कॉल रेशियो बढ़ भी जाता है 20 बेसिस पॉइंट, एक दिन में घट भी जाता है, तो आज बढ़ा है, थोड़ा सा नीचे रहे तो ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत चिंता और ओवरबॉट है, लेकिन ऊपर के लेवल पे थोड़ा सा, अगर स्पेशली समझिए आप 11,750, 11,800 पहुंच गए तो वहां पे थोड़ी आपको दिक्कत आ सकती है। बस सिंपल की प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्योंकि बाजार तब थोड़े से ओवरबॉट हो जाएंगे। विक्स कोई खास बदला नहीं, सेम है। जिनकी तेजी की पोजीशन ऑलरेडी है, 11,600 का इंट्राडे स्टॉप लॉस रख लीजिए, और 11,500 का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस। 11,500 वेल डिफाइंड परफेक्ट क्लोजिंग स्टॉप लॉस। बैंक निफ्टी आपको स्टॉप लॉस रखना है एक ही 22,500, सिंपल, इसके अलावा नहीं। 22,500 का रख लीजिए, खत्म बात। शॉर्ट जिनके होने ही नहीं चाहिए, काट लेनी चाहिए, नहीं काटे तो अब कोई बात नहीं। ऐसे तो जितनी लॉन्ग है उतने शॉर्ट है ही ना मार्केट में। मैं बोलूं शॉर्ट काट लीजिए, इसका मतलब थोड़ी कि सारे लोग काट लेंगे, और मैं तो चाहता भी हूं कुछ लोग रहे, तभी तो शॉर्ट कवरिंग का मजा आएगा। तो मार्केट में तो दोनों तरह के प्लेयर होने चाहिए, कभी किसका पलड़ा भारी होगा, कभी किसी और का, कभी तेजी वालों का तो कभी मंदी वालों का। तो इस वक्त टाइम थोड़ा मंदी वालों का है, पिछला हफ्ता और ये हफ्ता, माफ कीजिएगा, तेजी वालों का है, तो इसलिए मंदी वाले बैकफुट पर हैं। 11,700 अब आपका फाइनल स्टॉप लॉस है, उसके ऊपर शॉर्ट मत रहिए, खत्म। 23,000 यहां पर आप स्टॉप लॉस रख लीजिए, और बहुत ज्यादा सेफ चलना है तो 23,100, बस इस पर आप स्टॉप लॉस लगाकर काट लीजिए। ये सिंपल है दीप। ओके, तो ये है आपके लिए आज के संकेत, और मौजूदा पोजीशंस के साथ क्या करना है। क्योंकि सर आज आप फिर से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, तो बताइए नई पोजीशंस के लिए आज क्या ध्यान में रखना चाहिए? खरीदे निफ्टी 11,575 के स्टॉप लॉस के साथ। बेसिकली खरीदारी की रेंज जो है ना दीप, वो 11,575, 11,625 है, लेकिन अब पता नहीं वहां मौका मिले नहीं मिले, और कल के हाइज के पार ही अगर आप खुल जाएं 11,680 के ऊपर, तो फिर क्या, तो ऐसे में 11,575 का लगाइए स्टॉप लॉस, खरीदिए 675, 700, 750 और 780। बेसिकली 775 से 790, 794 का आपने हाई बनाया है, ठीक है ना, 28 अगस्त को। तो बेसिकली 11,775, 11,800 की रेंज में कहीं कहीं वहां पर आपका जाकर टॉप बनेगा। बेचना है निफ्टी, हाँ बेच सकते हैं, 11,775, 11,800 एक चांस लेना चाहिए, पक्का लेना चाहिए, वहां बेचना चाहिए, एक बार तो बेचना चाहिए। स्टॉप लॉस लगा लीजिए 11,850 का, और 725, 675 दो टारगेट काफी है आपके लिए, इतने के लिए आप बेच दीजिए। बैंक निफ्टी नई पोजीशन बनाइए 22,650 के स्टॉप लॉस के साथ, 22,950, 23,075 और 23,150, ये तीन छोटे लेवल है, और इसके बाद रॉकेट जूम 23,425, बीच में कोई लेवल नहीं। इनफैक्ट 23,075 पार होते ही फिर है ना
कभी भी आग लग सकती है बैंक निफ्टी में। तो आज बैंक निफ्टी अगर इन लेवल के पार निकल के गया तो फायरवर्क्स, आतिशबाजी तैयारी है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में तैयार रहिए, आज धमाल हो सकता है अगर थोड़े से ग्लोबल सुधर जाए संकेत अगर अच्छा। एक बार डाउ फ्यूचर्स मैंने अभी अभी हरे निशान में देखा, जरा दिखाइए वापस, हरे में आए हैं डाउ फ्यूचर्स, 40-45 पॉइंट ऊपर देखा था लास्ट में जहां तक मुझे याद है। तो कभी भी आपको फायरवर्क्स देखने को मिल सकते हैं। अच्छा फ्लैट है, 2 पॉइंट नीचे, ठीक है। तो डाउ पे फ्यूचर्स पे नजर रखिए, अगर डाउ फ्यूचर्स रिवर्सल के संकेत दे तो बैंक निफ्टी में जबरदस्त एक्शन बन सकता है। दीप। बिल्कुल अनिल जी, डाउ फ्यूचर्स पर हमारी कड़ी नज़र है सर, क्योंकि थोड़ी देर पहले ट्रम्प साहब ने फिर से ट्वीट करा है कि अगर स्टिमुलस जो एक ये लोग $1200 का स्टिमुलस चेक दे रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि अगर एक मेरे पास प्लान आता है जिसमें डायरेक्टली अमेरिकन को एक नए $1200 का स्टिमुलस चेक दिया जा सकता है, तो मैं वो प्लान साइन करने के लिए अभी के अभी तैयार हूं। ये ट्रम्प साहब ने अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है, तकरीबन 20-25 मिनट पहले सर। तो शायद उसका एक रिएक्शन आया था और फिर बाजार सेटल हो गए। पर वही बात है सर जो आप सुबह कह रहे थे कि एक शायद नेगोशिएशन टैक्टिक है या एक इलेक्शन प्लॉय कर रहे हैं ट्रम्प साहब, और अब दोबारा कल शाम ट्वीट करने के बाद अब दोबारा एक थोड़ी कंसिलेटरी टोन पर ट्वीट कर रहे हैं। कैसे देखेंगे इसे? दीप देखिए, ऐसा है कि न तो मैं राजनीति का विशेषज्ञ हूँ, न अमेरिका के मामलों का जानकार हूँ, और नहीं कोई और मार्केट का कोई ऐसा एक्सपर्ट हूँ। जो चीज़ बात करता हूँ कॉमन सेंस से करता हूँ। वो कहावत है ना कि हमने बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए, मैं उल्टा बोलता हूँ, हमने ये बाल छाया में खड़े करके काले नहीं किए हैं। तो ये देखा है ना कि क्या ये सारे पॉलिटिशियंस ऐसे ही होते हैं, ये सब ऐसे ही होते हैं। और इलेक्शन के पहले राजनीति नहीं करेंगे तो कब करेंगे? सो इलेक्शन के पहले के स्टेटमेंट्स को है ना, यही सीखा है दीप 50 साल की उम्र में कि चुनावों के पहले जो राजनेता बोलते हैं उनको कितना सीरियसली लेना है। और फिर वही कहूँगा, पूरी दुनिया में राजनेता एक जैसे हैं, पूरी दुनिया में जनता एक जैसी है, कोई खास फर्क नहीं है, सब 19-20 हैं बस। और आमतौर पर लोगों की है ना मेंटेलिटी होती है, खासतौर से हमारे हिंदी बोलने वालों की, हिंदी भाषियों की जो एक आम धारणा है ना दिमाग में, वो मैं आज क्लियर भी करना चाहता हूँ। जरा इसको ध्यान से सुनिएगा। हिंदी बोलने वालों को ये लगता है कि जो अंग्रेजी बोलते हैं वो बड़े सुपीरियर हैं, वो बड़े समझदार हैं, वो बड़े ज्ञानी हैं। देखिए, भाषा एक बातचीत करने का तरीका है, माध्यम है। भाषा किसी की आदमी का क्या बौद्धिक स्तर है, क्या इंटेलेक्चुअल लेवल है, उसका पैमाना नहीं है। तो अगर ऐसा होता तो इंग्लैंड में सारे के सारे होशियारी पैदा होते, अमेरिका में तो सारे अंग्रेजी बोलते, सब होशियारी पैदा होते हैं। क्यों हिंदुस्तानी लोग जाकर वहाँ पर अमेरिकी कंपनियों पर राज कर रहे हैं, सबके MD CEO बनकर बैठे हैं? तो आप अपनी लैंग्वेज को, अंग्रेजी के प्रति पूरा आदर है, सम्मान है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, हमें सबको जाननी समझनी चाहिए। मैं भी सीखता हूँ, जानता हूँ, समझता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी जो भाषा है उसको लेकर हमें ना ऐसा सोचे कि मतलब इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स जिसको कहते हैं वो हमारे में नहीं आना चाहिए कि हमें अंग्रेजी नहीं आती या कम आती है तो हम अच्छे नहीं हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हर आदमी अपनी मदर टंग में, अपनी मातृभाषा में एक दूसरे से संवाद करता है। आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ वो है। उसके बाद आपकी जो नेशनल या रीजनल लैंग्वेज है वो आपकी स्ट्रेंथ है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। तो इसलिए सब जगह एक जैसा ही माहौल है, बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं। कॉन्फिडेंस से काम करिए, कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है और ये सब चीज़ें चलेंगी। ट्रम्प साहब को कहें लेट हो गए हैं, सो जाए, बाकी के ट्वीट कल करें। दीप। बिल्कुल अनिल जी, अब सो जाएं और अपनी ट्विटर से और मार्केट वॉलेटिलिटी नहीं बढ़ाएं। सर, अब बैंक निफ्टी की पोजीशंस की बात कर रहे थे, खरीदारी की तो आपने बात कर दी, अगर किसी को शॉर्ट करना हो तो क्या ध्यान में रखना चाहिए? अच्छा, मैं इतना एग्रेसिव मूड में आ गया कि मैंने शॉर्ट कॉल दिया ही नहीं। अरे ये तो मिस हो गया दीप। शॉर्ट करना है और पक्का करना है। मतलब ऐसा नहीं कि शॉर्ट नहीं करना है। अच्छा, एक और चीज़ बोल दूं मैं आपको। अगर आपको मेरे टोन और मेरे हाव भाव से ये लग रहा है कि मैं बहुत एक्सट्रीमली बुलिश हूँ, एक चीज़ समझ लीजिए। बुलिश होने का मतलब ये नहीं कि आप बाजार में करेक्शन नहीं देखेंगे या ऊपर से नीचे नहीं आएगा। ट्रेंड आपको पता होना चाहिए कि गिरावट के साथ खुलेंगे, नीचे खुलेंगे तो अपने को खरीदना है। ये आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि नहीं तो क्या होता है 25-50 पॉइंट गिरे तो आप डर ना जाएं। मैं ये नहीं चाहता कि आप डरे, आप कॉन्फिडेंस रखें। और इसका मतलब ये नहीं कि गैप से खुल गया तो मैं एकदम कूद के खरीदूंगा कि भाई वापस मिलने वाला नहीं। कूद के खरीदने का लेवल आएगा, डेटा दिखेगा तो हम बताएंगे। नहीं तो आपको रियलिस्टिक लेकर ट्रेड करना है और ऐसे में आपको बैंक निफ्टी बेचनी ही बेचनी है।
अब देख लीजिए, जितना कॉन्फिडेंस से मैं आपको खरीदने की बात बोल रहा हूँ, उतना ही कॉन्फिडेंस से आपको कह रहा हूँ बैंक निफ्टी 100% बेचनी है। और कहाँ बेचनी है? 23,400 से 23,525 की रेंज में ब्लाइंड सेल जोन है, पक्का बेचिए। लेकिन ब्लाइंड होकर काम करने से काम तो बनेगा नहीं, तो ब्लाइंडनेस दूर करने के लिए 23,600 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। 23,600 के पार निकले तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो, फिर हमें 24,500 जाना है। हाँ, 24,500, 1,000 पॉइंट और ऊपर, इसलिए 23,600 का आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। लेकिन इस रेंज में आए तो शंका शर्म मत करिएगा, बेच दीजिए। 23,400, 23,525 की रेंज में एक बार बेच दीजिए। 23,250, 23,100, 23,000 तक के लेवल के लिए आपको करनी है बिकवाली। जी दीप। बिल्कुल, और बैंक निफ्टी पर किसी भी ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होगी जब तक अनिल सिंह भी यहाँ पर डेटा ट्रैक कर रहे हैं। एक बार आपको दिखा देते हैं, कल दोपहर को सही टाइमिंग पर बैंक निफ्टी के लेवल्स पकड़े थे। कल सुबह भी अनिल जी ने कहा था कि ये लेवल्स ऊपर की तरफ आएंगे, और दोपहर को सही टाइम पर डेटा पकड़ा था और दोनों बार हमने देखा कि शानदार मूव आई। एक बार देख लेते हैं आपको बैंक निफ्टी पर कल क्या सलाह दी गई थी। मेरे लिए निफ्टी 11,620 पर इस वक्त क्लियर कट बाय है जी, क्लियर कट बाय। आमतौर पर 2:30 बजे मैं ऐसा बोलता नहीं हूँ, मैं आपको 11,620 पर क्लियर कट बाय दे रहा हूँ। 22,700 पर बैंक निफ्टी क्लियर कट बाय दे रहा हूँ बचे हुए 1 घंटे के लिए। ओके, आज का दिन का लो का स्टॉप लॉस राउंड फिगर में 11,550, 11,650 से 11,700 की तैयारी निफ्टी। क्लियर। आइए बैंक निफ्टी 22,775, 22,800 की तरफ तुरंत बढ़ रहा है, और अगर उसके पार निकल कर टिक गया, थोड़ा सा अगर डाउ फ्यूचर पलट जाए ना, 50-75, 100 ऊपर हो जाए, तो ये आज ही 22,950 चला जाए, बड़ी बात नहीं। 3:02 निफ्टी डे हाई, आखिरी आधे घंटे में जाने के पहले 11,650 पार, साइन सील डिलीवर्ड, टारगेट अचीव। 22,800 पार, 22,950 अगला टारगेट। 1.25 घंटे में पूरा काम हो गया। बुक करिए प्रॉफिट, लाइफ एंजॉय कीजिए। लाइफ एंजॉय करिए। सुपर हिट रही स्ट्रैटेजी, सही टाइम पर आपको लेवल्स भी बता दिए थे और शानदार ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिली। आज भी एक और बार ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो उसका इंतजार है सर। पर एक बार जरा डेटा समझा दीजिए, एफआईज की तरफ से जो एक्शन हुआ, कैश मार्केट में हमने देखा कि फिर से अच्छी खरीदारी का नंबर आया, वहां से क्या समझना चाहिए, और एफएनओ डेटा क्या बता रहा है? दीप, जो अभी आपने प्रोमो चलाया ना, उनमें सारी चीजें छोड़ दीजिए, सब कुछ बाय सेल लेवल, ये वो टारगेट, 1 घंटा 1.5 घंटा 200-250 पॉइंट, सब कुछ कोई मतलब की बात नहीं है। मतलब की बात और काम की बात सिर्फ आखिरी 3 शब्दों में, एंजॉय योर लाइफ। लाइफ एंजॉय करना चाहिए, बाकी क्या है, पैसा आता जाता रहेगा। ट्रेड बन गए, कई सारे स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए हैं मेरे कॉल्स पे, और कई सारे आगे होंगे। ऐसा नहीं कि हम हर बार, हाँ ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जिस दिन स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे आपके 50, 75, 100 पॉइंट के होंगे। जिस दिन बनेंगे 200, 400, 500 पॉइंट बनेंगे, तो नेट अगर आप भरोसा करके बराबर देखेंगे तो शायद नुकसान नहीं करेंगे, मुनाफा ही बनाएंगे। लेकिन अल्टीमेटली प्रॉफिट करें या लॉस, लाइफ एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। जो आप कर रहे हैं उसे एंजॉय करें, वो काम पसंद करें, तभी मतलब है। नहीं तो बाकी अगर पैसा है और एंजॉय नहीं कर सकते तो क्या मतलब है। चलिए, एफआईज के पास पैसा है और वो बाइंग करना एंजॉय कर रहे हैं। 1100 करोड़ की खरीदारी कैश मार्केट में उन्होंने फिर से कर डाली है। लेकिन वायदा कारोबार के आंकड़े दीप उतने अच्छे हैं नहीं। 500 करोड़ का इंडेक्स बेचा है उन्होंने, और इंडेक्स बेचा है, लेकिन उसमें एक अच्छी चीज जो है वो ये कि लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है। मतलब तेजी की पोजीशन एफआईज ने कम किए, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की, तो इसमें ज्यादा चिंता की बात है नहीं। 125 करोड़ के स्टॉक्स बेचे हैं, ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं। 767 करोड़ के उन्होंने ऑप्शंस खरीदे, जिसमें दोनों ही खरीदे हैं, पुट भी कॉल भी, तो कोई चिंता की बात नहीं। तो नेट मेरे लिए एफआईज की पोजीशन लॉन्ग साइड पर है, पॉजिटिव है। 935 करोड़ का बेचा है कैश मार्केट में घरेलू फंड ने, ये नेगेटिव। वायदा कारोबार के डेटा बता दूं जो आपके काम के हैं दीप। अब देख लीजिए, पहली चीज 11,500 पर पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 33 लाख शेयरों का, और 16 लाख शेयर कल जुड़े। 11,500 रॉक बॉटम सपोर्ट, उसके ऊपर आइए 11,600 आज के लिए। जब तक आप 60-65 पॉइंट कमजोर हो जाएं कल की क्लोजिंग से, तब तक डरिए घबराइए मत। आपको मंदी गिननी है 11,600 के नीचे से। 11,599 हुआ तो आप 1 पॉइंट कमजोर है, अदरवाइज 50 पॉइंट नीचे भी आ जाए तो बिल्कुल ताल ठोक के ये सोच के चलेगा कि मंदी नहीं है, कमजोरी नहीं है। 11,600 के नीचे ही पहला फील आना चाहिए कमजोरी का, उस तक तब तक नहीं। क्यों? क्योंकि 11,600 के पुट पर 27 लाख शेयर, और उसमें से कल 24 लाख शेयर जुड़े हैं। तो कल जो ये पुट राइटर्स हैं जिन्होंने तेजी की पोजीशन 11,600 पर बनाई है, ये तभी तनाव में आएंगे जब 11,600 के नीचे, इनफैक्ट 11,575 के नीचे निफ्टी ट्रेड करना शुरू करता है तो ही तनाव बनेगा, तब तक कोई टेंशन नहीं। तो पॉइंट नंबर 1, इसलिए मैंने आपको कॉन्फिडेंस दे दिया 11,600 तक आप अच्छे हैं। अब आइए ऊपर, इसी डेटा का तो मेरे को इंतजार रहता है।
जो मुझे चाहिए देखने के लिए, मजा इसी में आता है मुझे। क्या है, मैं डेटा बताता हूँ। 11,600 तक कॉल्स में 36 लाख शेयर हैं टोटल। 11,650 के ऊपर आप बंद हुए, टोटल 45 लाख शेयर कॉल राइटर्स, 45 लाख शेयर शॉर्ट हैं। अब आप सोचिए, कल की एक्सपायरी के पहले आप 11,650 23 मार्च के बाद की हाईएस्ट क्लोजिंग दे रहे हैं, तब भी वहां पर 45 लाख शेयर निफ्टी शॉर्ट है। और आज अगर आप 11,700 पार करके निकल जाते हैं, टिक जाते हैं, तो और 24 लाख शेयर जोड़ लीजिए, यानी कि कुल मिलाकर 70 लाख शेयर। अब दीप, अगर 11,700 के ऊपर 70 लाख शेयर शॉर्ट है निफ्टी में, तो निफ्टी आएगा कैसे नीचे? मुझे अब क्या डाउ देखना है, क्या कुछ और देखना है? तो सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो इस डेटा में है। शॉर्ट वाले समझ ही नहीं रहे, मोमेंटम को समझ नहीं पा रहे हैं, शॉर्ट पे शॉर्ट किए जाने। तो 11,700 पार होते ही 70 लाख शेयर, फिर ये आज और कल में फिर वो 11,800 ले जाएगा, फिर वो हमारे हाथ में नहीं है। और दूसरी प्रॉब्लम जो कल मैंने कही, जैसे आप 11,700 पार करेंगे ना, तो 11,600 का कॉल राइटर है, 11,650 का कॉल राइटर है, वो तब काम में, वो तब शॉर्ट काटना शुरू करेगा। तो 11,700 पार होने के बाद तो फिर भाई साहब प्लीज बिल्कुल भी शॉर्ट मत रहिए। फिर 7500 पॉइंट और निफ्टी जाने वाला है ऊपर, वो आज और कल में। ये तो होगी आपकी निफ्टी की बात। 11,800 पे ब्रेक लग सकता है, क्योंकि अब तक का हाई भी वही है 31 अगस्त को जो पहुंचा है हमने, और दूसरा है कि 11,800 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में है 31 लाख शेयरों का। तो 11,775 11,800 की रेंज में जहां आपको ठीक लगे प्रॉफिट बुक करके शांति से बैठ जाइए, और फिर आराम से नीचे मिलेगा 50 75 100 पॉइंट नीचे, तब फिर से एंट्री करने का सोचेंगे। बैंक निफ्टी 22,500 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 7 लाख शेयरों का, तो वो आपके लिए रॉक बॉटम हो गया। अब आइए आप कॉल्स में, ये तो पुट की बात हुई, कॉल्स में आइए। 22,850 पर आप बंद हुए हैं ना, एक मिनट, कल बैंक निफ्टी में आप बंद हुए हैं 22,875, ठीक है। अब 22,800 तक दीप है ना, कॉल राइटर्स जो है वो हैं 11 और 4 15 लाख शेयर का। 22,900 होते ही आपके हो जाएंगे 19 लाख शेयर। और फर्ज करें किसी वजह से आप 23,000 पार कर लेते हैं, 23,000 के कॉल पर 9 लाख शेयर हैं, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। जैसे ही आपने 23,000 पार किया दीप, 28 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट हो जाता है कॉल राइटर्स का। अब इन 28 लाख शेयरों को कल ही खत्म होना है, शॉर्ट कवर होनी है। ऐसे में वो बाजार को 23,150 23,200 तक ले जा सकते हैं। और एक बार 23,200 पार हुआ, 35 लाख शेयर टोटल शॉर्ट हो जाते हैं। 23,450 के दर्शन आपको स्क्रीन पर हो जाएंगे आज और कल में। तो अब ये ना शॉर्ट कवरिंग ही डिसाइड करेगी कि बाजार को कितना तेजी से कब कब कैसे ऊपर जाना है। तो ट्रेंड क्लियर है, अब आपको खाली एक ही चीज डिसाइड करनी है, एंट्री पॉइंट कैसे खुलते हैं, कहां नीचे आते हैं, या सीधे ही लेवल पार करके ऊपर निकलते हैं। उसके हिसाब से हम डिसाइड कर लेंगे 9:08 पर कि एंट्री कहां करनी। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो आशा करते हैं ये जो अपसाइड लेवल्स की आप बात कर रहे हैं वो जल्द ही मार्केट पर आते हुए दिखें। पर आज और कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर हमें नजर रखनी है और कुछ ब्रोकरेज एक्शन भी आते हुए दिख रहा है, तो हमारी रिसर्च टीम से भी जुड़ लेते हैं। वरुण आशीष हमारे साथ तैयार हैं। वरुण, आपसे शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, बताइए आज के ट्रिगर्स और खबरों वाले स्टॉक्स कौन से हैं? गुड मॉर्निंग दीप। देखिए, सबसे पहले तो सबसे बड़ा ट्रिगर तो ये है कि एमपीसी की बैठक शुरू हो गई है। 7 तारीख से 9 तारीख तक बैठक रहेगी और 9 तारीख को फाइनली रेट्स के ऊपर फैसला आएगा। तो बैंकिंग और एनबीएफसी काउंटर्स, इनको अपने रडार पे आपको रखना है। टीसीएस, इस कंपनी के नतीजे आज बाजार बंद होने के बाद आएंगे और शेयर बायबैक पे भी फैसला होना है। इसके चलते स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी लाइमलाइट में था, तो आज आपकी नज़र यहाँ भी होनी चाहिए। मेजेस्को के Q2 के नतीजे आज आने वाले हैं और जी लर्न के Q4 के नतीजे आने वाले हैं। तो नतीजों के चलते ये 3 स्टॉक्स जो है वो आपके रडार पे रहने चाहिए। प्राइमरी मार्केट एक्शन, लिखिता इंफ्रा, इस कंपनी का जो आईपीओ है उसकी फाइनली आज आखिरी दिन है और अभी तक 9.5 गुना ये सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल का करीब 24 गुना सब्सक्राइब हुआ है। इंडोरामा सिंथेसिस, ओएफएस के जरिए इस कंपनी के जो प्रमोटर्स है वो करीब 6.7% हिस्सा, यानी करीब 2.25 करोड़ शेयर जो बेच रहे हैं। नॉन रिटेल का जो हिस्सा है वो ऑलरेडी कल भर चुका है 1.12 गुना, और आज वो रिटेल के लिए खुलेगा ओएफएस। इसका जो फ्लोर प्राइस है 24 रुपये का रखा गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और एक निवेश यहाँ पे आया है, इस बार अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जो है रिलायंस रिटेल में 1.2% हिस्सा खरीदने वाला है। 5,510 करोड़ में ये डील हुई है। बजाज फाइनेंस, इस कंपनी ने अपना Q2 का बिजनेस अपडेट दिया है, जहां पे डिपॉजिट्स में साल दर साल 22% की ग्रोथ हुई है। AUM भी थोड़ा बड़ा है और कंपनी का जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो करीब 26.5% के आसपास है, यानी कि लिक्विडिटी जो है वो ठीक ठाक है। हालांकि कंपनी ने कहा है कि Q2 में भी वो अतिरिक्त प्रोविजनिंग करने वाले हैं। इंडिया बुल्स वेंचर्स, इस कंपनी का नाम जो है अब बदलने वाला है, धानी सर्विसेज होने वाला है और धानी के सिंबल के नाम से ये कंपनी अब ट्रेड होगी।
बहुत जल्दी आपको ये चेंजेस देखने मिल जाएंगे एक्सचेंजेस पे भी। और सबसे आखिरी में डिक्सन टेक्नोलॉजीज PLI स्कीम के तहत जो मोबाइल उत्पादन को सरकार बढ़ोतरी देना चाहती थी, उसके चलते 16 कंपनीज को लिस्ट किया गया है, शॉर्टलिस्ट किया गया है। उसमें इस कंपनी की एक सब्सिडरी है पैडगेट, उसका भी नाम सामने आया है। हालांकि पहले माना जा रहा था कि इसको शायद इसकी जो 2 कंपनीज है, एक ऑप्टिमस नाम की भी कंपनी है, उसको भी शायद शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, लेकिन उसको नहीं किया गया है। लेकिन पैडगेट नाम की एक सब्सिडरी है, उसको शॉर्टलिस्ट किया है। तो इसके चलते डिक्सन टेक्नोलॉजीज भी आज आपके रडार पे रहना चाहिए। ओके, तो नजर रखेंगे इन सभी स्टॉक्स पर और इन पर कैसा एक्शन आता है। आइए देख लेते हैं कि आज ब्रोकरेज का फोकस किधर है FIR में। सारी रिपोर्ट्स के साथ आशीष चतुर्वेदी तैयार हैं। गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए कौन सी रिपोर्ट्स हैं आज। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे दमदार रिपोर्ट है सोलारा एक्टिव फार्मा पर। मैक्वारी की रिपोर्ट है जहां पर कवरेज की शुरुआत की गई है आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ और लक्ष्य दिया इन्होंने 1680 रुपए का। 1045 के आसपास की कल की क्लोजिंग है, यानी आप देखिए काफी ज्यादा अपसाइड जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक मान रहे कि बेयर केस में भी अगर आप देखें तो इसका जो लक्ष्य होगा वो 1320 है, यानी बेयर केस में भी करंट मार्केट प्राइस से ऊपर की अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बुल केस में 2064 का, यानी डबल जो टारगेट्स हैं लगभग ये अचीव होते हुए नजर आ रहे हैं, इनके मानना है। और साथ ही साथ इसके पीछे का तर्क ये देखें कि दुनिया भर के जो API बनाने वाली कंपनीज हैं, इनके मुकाबले कंपनी की जो वैल्यूएशन है बेहद आकर्षक है और क्षमता विस्तार करने के बाद जो फ्री कैश फ्लोज हैं वो भी इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा भारत फोर्ज, जहां पर CLSA की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 580 रुपए के लक्ष्य के लिए। 465 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। ये मान रहे कि कारोबार में एक बढ़िया रिकवरी देखने को मिल रही है, जिसके चलते आगे फायदा देखने को मिलेगा। नोमिरा की रिपोर्ट है सन टीवी पर, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 568 रुपए के लक्ष्य के लिए। 565 के आसपास की कल क्लोजिंग है और ये मान रहे कि सब्सक्रिप्शन आय में जो एक बढ़त देखने को मिली है, इससे आगे जाके कंपनीज की जो अर्निंग्स है इसमें एक इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। मॉर्गन स्टैनली की पॉजिटिव रिपोर्ट है JSPL पर, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 280 रुपए के लक्ष्य के लिए। 193 कल की क्लोजिंग है। कह रहे कि इंडस्ट्री के मुकाबले अगर आप देखें तो जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो बेहतर देखने को मिली है। बजाज फाइनेंस, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 3835 रुपए के लक्ष्य के लिए। 3470 जो है कल की क्लोजिंग है। ये कह रहे कि जो ऑपरेशनल हाईलाइट्स कंपनी ने शेयर किए वो इनके अनुमान के मुताबिक देखने को मिली है। आखिरी रिपोर्ट है आज के लिए सिटी की रिपोर्ट है मेरिको पर, जहां पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 435 रुपए के लक्ष्य के लिए। 368 कल की क्लोजिंग है। बेहद इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स भी हैं आज और इन पर रहेगा एक्शन भी भरपूर। करते हैं शुरुआत एक्शन के पिक ऑफ द डे के बिगुल के साथ। वागले साहब गुड मॉर्निंग, करिए शुभ शुरुआत। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा कंडीशनल बाय है HCL टेक, मुझे अच्छा लग रहा है। एक कंसोलिडेशन का पैटर्न है, उसमें से निकलने की तैयारी है। मैं समझता हूं आज निकलना चाहिए। 830 829 का बंद है, 829 का। मुझे 837 के ऊपर ही लेना है और ये होते मुझे लगता है एक 20 25 30 रुपए की मूव आ सकती है। मेरा 831 का स्टॉप लॉस होगा और मेरा टारगेट 864 का होगा। ओके, 837 के ऊपर निकले तब खरीदिए। 831 का स्टॉप लॉस, 864 का टारगेट। आइए शुभम जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका क्या इरादा है। गुड मॉर्निंग अनिल जी, मेरा भी IT पैक में से ही खरीदारी की राय है और ख़रीदना है कोफोर्ज को। और अगर हम मिड कैप IT में देखें तो कल कोफोर्ज और माइंडट्री दोनों में ही एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला था और दोनों स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को अटेम्प्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे फिर से एक शॉर्ट टर्म अपसाइड हमें देखने को मिलेगा और डेरिवेटिव डेटा में भी काफ़ी लॉन्ग यहाँ पे ऐड होते हुए दिखे हैं। तो कोफोर्ज का 2500 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है वो 72 रुपये पे क्लोज हुआ था, उसको खरीद के चले। यहाँ पे लक्ष्य होगा 90 रुपये और 95 रुपये, ये दो टारगेट होगा इस कॉल ऑप्शन के लिए। और 60 रुपये पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। तो आज का मेरा पिक होगा कोफोर्ज। ओके, कोफोर्ज में करें खरीदारी। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर। अनिल जी सुप्रभात, दीपांशु सुप्रभात। अनिल जी मेरी खरीदारी की राय है, कल मैंने अनिल जी लॉरस लैब्स पर खरीदारी की राय दी थी
और आज भी एक फार्मा कंपनी है अनिल जी जिस पर मेरी खरीदारी की राय है। स्टॉक का नाम है एपीएल लिमिटेड यानी कि एलेम्बिक फार्मा लिमिटेड, जिसको खरीदना है इन स्तरों पर। यहां पर अनिल जी कल के ट्रेड में एक बहुत दमदार ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई पड़ा है। स्टॉक का चार्ट बहुत ही दमदार है और मुझे लगता है कि यहां पर आपको 1150-1200 रुपए के लेवल्स इवेंचुअली देखने को मिलेंगे। 970 के स्टॉप लॉस से मेरी राय में यहां पर खरीदारी करनी चाहिए। 1050 का पहला टारगेट होगा। ओके, 970 के लिए करें खरीदारी एलेम्बिक फार्मा। ये भी लगातार सुमित जी भी रिकमेंड करते आए हैं और उन्हें भी पसंद है। मेरे ख्याल से 1-2 दिन पहले ही सुमित जी ने भी रिकमेंड किया। सुमित जी बताएं सर, आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, पिक ऑफ द डे के तौर पे आईसीआईसीआई बैंक चार्ट्स के ऊपर अच्छा दिख रहा है। बैंकिंग स्टॉक्स पे मोमेंटम है और बैंक निफ्टी यहाँ से मजबूत भी लगता है, तो बैंकिंग स्टॉक्स यहाँ से परफॉर्म करने भी चाहिए, जिसमें आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पे अच्छा लग रहा है। आईसीआईसीआई बैंक में ऊपर में 390 रुपए से लेकर 400 रुपए तक का अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। कल का हाई जैसे ही ब्रेक होगा तो स्टॉक के अंदर मोमेंटम बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा और फिर ऊपर में 390 से लेकर 400 रुपए तक का मूव देखने को मिल सकता है। 370 के स्टॉप लॉस से आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, 370 के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी आईसीआईसीआई बैंक में। परफेक्ट। बंसल जी गुड मॉर्निंग सर, बताइए आप क्या खरीदेंगे? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, इंसिडेंटली मेरा भी पिक वही है जो कुणाल जी ने दिया है। फार्मा स्पेस से एलेम्बिक फार्मा को खरीदने की राय है और इस पे अनिल जी कुछ दिनों पहले मैंने पहले भी इसको खरीदने की राय दी थी। काफी अच्छी एक्यूमुलेशन से स्टॉक निकल रहा है और जिस तरीके का पैटर्न है काफी बड़े मूव देखने को मिलेंगे। बट शॉर्ट टर्म के लिए 975 का स्टॉप लॉस है, 1040 का टारगेट है। ओके, ये पहले से आप लोगों का दोनों का डिसाइड था या आप कोई दूसरा पिक लेके नहीं आए तो आपने सोचा मैं भी कुणाल जी के साथ ही जुड़ जाऊं? नहीं अनिल जी, ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं है, इंसिडेंटली अनिल जी हुआ है ये तो। हाँ, वो समझ गया मैं। इसका मतलब आपने कुछ किया नहीं तो कुणाल जी पहले ही बोल देते मेरा और बंसल जी का जॉइंट पिक है। तो अब चलिए कुणाल जी, आपके पिक में बंसल जी ने भी उनका सपोर्ट लगा दिया है, उस सपोर्ट का आप इस्तेमाल करते रहें, आगे बढ़ते रहें। आइए अविनाश सर भी हमारे साथ है। अविनाश जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपकी पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप। अनिल जी, हमको सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में गुजरात गैस पसंद है। हमको लग रहा है कि इस लेवल से काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। इनफैक्ट अभी जो गैस के रॉ मटेरियल की कीमतों में जो कटौती हुई है, इसका इम्पैक्ट आपको तीसरे और चौथे तिमाही में देखने को मिलेगा और कंपनी ने काफी कॉन्फिडेंटली कहा है कि वो कीमतें काटने के बाद जो वॉल्यूम ग्रोथ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो काफी अच्छा रहेगा। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि अगर 6 से 12 महीने का इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन इन्वेस्टर्स के पास है तो ये करीबन 400 का लेवल टच करने की एक्सपेक्टेशन रखेगा। और दूसरा स्टॉक अनिल जी जो हमने पहले भी कहा है, जो एग्री और स्पेशलिटी केमिकल्स में, वो जीएनएफसी है। हमको लग रहा है कि जीएनएफसी इस लेवल से एक्यूमुलेट करना चाहिए क्योंकि जो Q2 के नतीजे आएंगे वो काफी बेहतर होंगे और ऑब्वियसली जीडीए के प्राइसेस बढ़े हैं। यूरिया को लेके भी काफी पॉजिटिविटी, अच्छा मानसून है, प्लस वो भी ये कंपनी भी गैस कंज्यूम करती है, तो जो भी बेनिफिट आएगा हमको लग रहा है ज्यादातर थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में रिफ्लेक्ट होगा। तो यहाँ पे करीबन 275 का टारगेट प्राइस लेके जीएनएफसी को भी खरीदना चाहिए। तो गुजरात गैस और जीएनएफसी ये दोनों ही इन्वेस्टमेंट ग्रेड वाले काउंटर्स है जो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इन्वेस्टर्स को देने की कैपेसिटी रखते हैं। ओके, तो ये हैं दो बेहतरीन शेयर जिन पर आपको रखनी है नज़र। एक और स्टॉक है जिस पर नज़र रखनी है और वो है बजाज फाइनेंस, जिन्होंने अपनी तिमाही अपडेट सामने रखी है। अविनाश जी कैसे देखते हैं? वैसे ऑन द फेस ऑफ इट देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि सब कुछ ठीक है, बजाज फाइनेंस की डिपॉजिट ग्रोथ 22% हुई है, सब कुछ है, लेकिन कहीं न कहीं अंदर डेटा में अगर आप देखें तो थोड़ी सी चिंता भी नजर आ रही है। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि इस बार काफ़ी लंबे समय बाद मैनेजमेंट ने रियलिस्टिक गाइडेंस दिया है बजाज फाइनेंस। क्या है आपकी राय? नहीं अनिल जी, मुझे लग रहा है कि ये नंबर्स डेफिनेटली ऑन द फेस ऑफ इट अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जो मैनेजमेंट का स्टेटमेंट है कि Q2 में भी वो ज्यादा प्रोविजनिंग करेंगे बेसिकली कोविड को लेके, वो डेफिनेटली चिंता की बात है। मुझे लग रहा है कि अगर ये प्रोविजनिंग Q1 के हिसाब से थोड़ी सी ज्यादा आती है तो मार्केट्स को डेफिनेटली ये बात पसंद नहीं आएगी और आई थिंक जो भी ग्रोथ मोमेंटम देखने को मिलेगा आगे वो मेरे ख्याल से ऑब्वियसली फेस्टिव सीजन से है। इस बार दशहरा और दिवाली थर्ड क्वार्टर में रिफ्लेक्ट होगा, तो मुझे लग रहा है कि ये नंबर से मार्केट में ऐसी कोई बड़ी छलांग इस शेयर में आएगी ऐसा लग नहीं रहा है। ऑन द फेस ऑफ इट नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन कोई बड़ी मूव इन नंबर्स के कारण आएगी ऐसा लग नहीं रहा है। तो जिनके पास है वो होल्ड करे। मेरे ख्याल से जो मैनेजमेंट की कमेंट्री रिजल्ट्स के बाद आएगी वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी।
तो डेफिनेटली फ्रेश खरीदारी नहीं, लेकिन होल्ड करके डेफिनेटली आगे का रोड मैप के लिए मैनेजमेंट कमेंट्री अवेट करें। जो चिंता की बात है वो ये कि एयूएम ग्रोथ जो -1.25% रही है, अगर साल दर साल देखें और तिमाही दर तिमाही देखें तो -0.5%, तो ये एक थोड़ी सी चिंता की बात इसमें दिखती है। बजाज फाइनेंस, इसके चार्ट देखिए वागले साहब, बताएं सपोर्ट कहाँ है, अगर कमजोर हो तो किन लेवल पर एंट्री करनी चाहिए? अनिल जी, कमजोर तो नहीं है, मुझे लगता है बजाज फाइनेंस में पिछले 3 दिनों से स्ट्रेंथ है। इनफैक्ट परसों मेरा बाय भी था 3 दिन पहले, फिर एक करेक्टिव मूव आई, कल चला है। मुझे तो इनफैक्ट स्ट्रेंथ लग रही है। अगर ये न्यूज़ के बेसिस पे नेगेटिविटी है तो भी वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। 3474 का बंद है, मुझे लगता है 3430 3420 ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, उसके आसपास लेना चाहिए। 3400 के नीचे ये जाना नहीं चाहिए। ऑन द अपसाइड 3600 3620 की अपसाइड मैं देख रहा हूं। ओके, शुभम जी, आज शाम को टीसीएस के नतीजे आने वाले हैं, उससे पहले टीसीएस को कैसे ट्रेड करें? कोई ऑप्शन के जरिए, फ्यूचर के जरिए तेजी की पोजीशन बनाएं, मंदी की, साथ ही बायबैक का भी ऐलान होगा, तो उसके हिसाब से बताएं सर। अनिल जी, टीसीएस में अगर हम डेरिवेटिव पोजीशन देखें तो 30 सितंबर से यहाँ पे कंसिस्टेंटली लॉन्ग एडिशंस देखने को मिला है, और अभी भी अगर हम देखें तो ओवरऑल स्टॉक का ट्रेंड पॉजिटिव है। लेकिन हमें ये बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए कि रिसेंटली 2500 का लो था और वहाँ से 200-220 पॉइंट की रैली हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि अगर जस्ट इन केस अगर थोड़ा पुल बैक यहाँ पे मिलता है तो पुल बैक में खरीदने की राय होगी। और इनफैक्ट ये 10 की कमाई में मैंने बहुत बार स्टॉक को रिकमेंड भी किया है, जहाँ पे हमारा 2800-2850 तक का टारगेट ओपन है। तो 2650 के आसपास का एक न्यू एंट्री लेवल होगा, तो पुल बैक में खरीदें, और स्टॉप लॉस जो है वो अब 2580 के आसपास मेंटेन करें, और मेरा पोजिशनल टारगेट अभी भी 2800 से 2850 का लेवल का होगा। रिलायंस, अविनाश जी राय दीजिए, एक और बड़ा इन्वेस्टमेंट अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की तरफ से 5510 करोड़ रुपए का रिलायंस रिटेल में आया है। कल देर शाम इसका ऐलान हुआ है, बताइए क्या करना चाहिए रिलायंस में? 2210। नहीं, मुझे लग रहा है कि अनिल जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए ये बहुत अच्छी खबर है, और आई थिंक लगातार कंपनी मोनेटाइज कर रही है अपने सब्सिडरीज को। इनफैक्ट जियो मार्ट के बाद अभी रिलायंस रिटेल एक दूसरा इनका बिजनेस है, जहाँ पे इनको काफी अच्छा इंस्टीट्यूशनल फॉरेन इंटरेस्ट दिखने को मिला है। तो मुझे तो लग रहा है कि अगर कोई भी गिरावट आती है तो अनिल जी इसको खरीदना चाहिए। हमको लग रहा है कि ओवरऑल जो ऑयल एंड गैस का बिजनेस है वहां पे थोड़ा सा कमजोरी जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन जो टेलीकॉम का बिजनेस है और प्लस जो जियो मार्ट का अभी रोल आउट हुआ है, वहां पे अगर कोई पॉजिटिव सरप्राइज या कोई कमेंट्री मैनेजमेंट से आती है तो मार्केट्स को डेफिनेटली इस बात पे काफी अच्छी बात लगेगी। रही बात रिटेल बिजनेस के लिए, तो मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का कंसोलिडेशन हुआ है अभी फ्यूचर ग्रुप को लेके इन्होंने जो डील की है, इसका भी फायदा रिलायंस को मिलेगा। तो कोई भी गिरावट में खरीदना चाहिए। मुझे लग रहा है कि ऊपरी लेवल में ये स्टॉक यहाँ से भी और एक 10-15% बढ़ने की क्षमता रखता है। हालांकि स्टॉक काफी सिग्निफिकेंटली भाग चुका है, तो अभी थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद, ऑब्वियसली Q2 नतीजे के बाद और कमेंट्री मैनेजमेंट के बाद, इसके बाद में ही आपको एक डायरेक्शनल ट्रेंड रिलायंस के स्टॉक में देखने को मिलेगा। बट नेट ये न्यूज बहुत ही पॉजिटिव है, और स्टॉक के लिए डेफिनेटली एटलीस्ट नियर टर्म में तो थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी स्टॉक में दिखाई। ओके, तो ये है आपके लिए रिलायंस पर राय। पॉजिटिव खबर के साथ इसमें बढ़ सकते हैं आगे।